जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस लॉकडाउन में अगर कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसा विभाग है जो लगातार चलता रहा और जिसके बल पर, जिसके दम पर भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं, जी हाँ, वो है कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं जब लोगों के पास बेसिक नीड्स फुलफिल्ड रहते हैं तो वो लग्जरियस यानी कि जो आरामदायक चीज़ें होती हैं वो अगर ना भी मिले तो सरवाइव कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि उनकी अथक परिश्रम, उनकी मेहनत से ही देश में अभी भी कई महीनों के लिए जो है भंडारण किया गया है अनाजों का, फसलों का। तो एक तरह से देखा जाए हमारा गोदाम फुल है। क्यों? अलग अलग फसलों से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। हम लोग इसके पहले के क्लास में भी पढ़े कि भौगोलिक संरचना भारत का इतना बेहतरीन है। आपको पर्वतीय क्षेत्र मिल जा रहे हैं, आपको रेगिस्तानी क्षेत्र मिल रहे हैं, आपको पठारी क्षेत्र मिल रहे हैं, आपको समुद्री तट मिल रहे हैं, मैदानी क्षेत्र मिल रहे हैं, यानी हर प्रकार का क्षेत्र आपको मिल रहा है। प्लस आपके यहाँ हर जगह का बारिश का जो वितरण है, वर्षा का जो वितरण है वो भी असामान्य है। इससे हो क्या रहा है, जिस फसल को ज़्यादा पानी चाहिए वो भी हमारे यहाँ हो जा रहा है, जिसे कम चाहिए वो भी हमारे यहाँ हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की बनावट, संरचना इतनी अच्छी है कि कभी भूखों तो नहीं मरेंगे, मगर हमें उस बुनियादी चीज़ की सुरक्षा भी करना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख सकते हैं वो बुनियादी चीज़ क्या है। वो बुनियादी चीज़ है मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी वो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि मिट्टी में ही फसलें पैदा की जाती हैं, उगाई जाती हैं। मगर कहीं ना कहीं आज कॉमर्शियल दुनिया में किसान क्षणिक पैसा कमाने के उद्देश्य से, लालसा से ऊपरी मिट्टी को जो है जेसीबी लगा के उस ट्रैक्टर में भर के भेज देते हैं कि उससे ईंट के भट्टे पर काम किया जा सके, ईंट बनाई जा सके। तो जो ऊपर का जो सतह है, ऊपर की जो परत है, वो निकाल ली जाती है और उससे कितना बड़ा क्षति पहुंचता है, कैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी, जी हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये लगभग 80 के दशक का गाना है और 2021 हम लोग आ गए हैं और आज भी मिट्टी की अहमियत उतनी ही है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। ये आखिर इसकी खासियत क्या है? क्यों इस रज को, इसके जो कण कण को हम माथे पे लगाते हैं? क्योंकि ये पूजनीय है। इसके जैसा और कोई नहीं। इसके लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मगर क्यों मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं? इससे भावनात्मक जुड़ाव तो है ही, मगर इसे बना भी नहीं सकते। इतना बेशकीमती है ये, क्योंकि मिट्टी के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर कोई कंपनी होती, कोई मशीन होता जो मिट्टी पैदा बना देता या मिट्टी का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता, तो शायद इसकी कीमत भी ख़त्म हो जाती। मगर ये प्राकृतिक है, इसकी जो अहमियत है वो सदैव बनी रहेगी। बस हमें आपको समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के क्लास में। हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, यानी कि मृदा जिसे हम आम भाषा में मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सॉइल, इंग्लिश में हम सॉइल कहते हैं, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका नाम है सोलम। सोलम का अर्थ होता है फर्श, यानी कि फ्लोर, ऊपरी सतह। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, हमारी पृथ्वी जो गोल है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, यानी कि सॉइल कहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर हम समझें तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल, एंड सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलम, यानी कि सॉइल शब्द का उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका नाम है सोलम, जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है। अब इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, मीन्स से ये तुरंत झटके में नहीं बन जाता है। इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये धीरे धीरे बनता है। ठीक है।
अब ये धीरे धीरे बनता है तो इसमें कई लोग होंगे। अगर कोई एक के जिम्मे होता तो ये फटाक से बना देता है, मगर जब कई लोग इसमें लग जाते हैं, किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है, तो वो किसका किसका क्या काम है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि निर्माण के प्रमुख कारण। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं मिट्टी को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं कि निर्माण के प्रमुख कारक में सूर्य यानी कि सन, जल वाटर, हवा यानी कि विंड, और जीव यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो, इन चारों लोगों के एक साथ धीरे धीरे आमने सामने पड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और मिट्टी की जो प्रक्रिया है वो बनने की धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। तो ये चारों लोगों का काम है मिट्टी को बनाने में। बट ये बनाते कैसे हैं, इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। जैसे आप पहला देखते हैं हम लोग सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या करता है। भाई सूर्य का काम है ऊष्मा यानी कि हीट, ठीक ना, गर्मी देना। तो आप लोग जानते हैं कि जब गर्मी पड़ता है, कभी आप चट्टानों पर गए हैं? जब आप चट्टानों पर जाएंगे और अगर आप नंगे पैर हो तो आप जब उस पर पाँव रखेंगे ना, चट्टानों पे जो एकदम ठोस होते हैं, तो आपके पाँव पे गर्मी लगेगी, जो उसका जो ताप है वो आपको आभास होगा। तो उस सूर्य की उस गर्मी से, ठीक ना, उस गर्मी से जो है चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक। यानी कि लगातार सूर्य की गर्मी पड़ने से चट्टानों में दरार आ जाते हैं, यानी द रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं, चट्टान जो होते हैं वो फट जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं। और उन्हीं दरारों में जब वर्षा होता है, देखो एक ने अपना काम कर दिया, उसने जैसे कभी बट्टी चोखा खाए हो, बट्टी चोखा, उसमें बट्टी को जब आप ऊपरी में एकदम उसको सेक दीजिए तो बीचों बीच कहीं ना कहीं से उसमें दरार आ जाती है, फट जाती है। और जब आप बट्टी को तोड़ते हैं तो उसी जगह से वो फटता भी है। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए इस तरीके से भी कि चट्टानों को गर्म करके उसमें दरारें जब आ जाती हैं, और उन दरारों में जब बारिश होती है और उन दरारों में जब ये पानी प्रवेश करता है, ठीक ना, ये पानी प्रवेश करता है तो वो दरारें और भी फैल जाती हैं और भी वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो चट्टानें और कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये जल और ये हवा, इन दोनों का काम बहुत ज़्यादा एक जैसा ही लगता है। ये जल, पहले जल का समझ लेते हैं। तो ये जल क्या करते हैं, जैसे नदियाँ हैं, लगातार उस चट्टान को आके ठोकर मार रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप पहाड़ों से देखिए नदियाँ गिरती हैं, जब बाहुबली देखे हो, बाहुबली में वो ऊपर चढ़ता है वाटरफॉल की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो पानी है, जो झरना है, वो लगातार उन चट्टानों पे गिरती रहती है, और लगातार गिरने से उन चट्टानों को वो फ्रिक्शन घिस घिस के उनकी जो है परत दर परत उसको अलग करती रहती है। तो ये जो है उन चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में प्रवाहित कर देती है, यानी वो बहते हैं। चट्टानें जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में नदियों के सहारे बहते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहाँ गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, और फिर वो बहते चले जाते हैं। तो इस तरीके से घर्षण जो है बहुत लगातार चलता रहता है। एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे, फिर उसके कई टुकड़े, फिर और नीचे, फिर कई टुकड़े, और फिर वो प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस तरीके से वो लगातार उनका ग्राइंडर काम चलता रहता है, वो उसकी घिसान जो है चलता रहता है। कुछ इसी तरीके से हवा भी करते हैं। हवा भी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में देख लीजिए, हवा जो है रेत को उड़ा ले जाते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं उनको भी वो जितने लाइट होते चले जाते हैं वो उसको और भी लाइट करते चले जाते हैं, और भी हल्का करते चले जाते हैं। तो हवा और जल का काम क्या हो जाता है, एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम इन दोनों का हो जाता है। तो सूर्य ने काम किया पहले तो दरार पैदा करने की, जल ने क्या काम किया, उसमें प्रवेश करके उसे और कमज़ोर करने की, हवा ने क्या काम किया, उसे और तोड़ने की और उसे सुखाने का, सुखाने के बाद फिर गर्म, फिर पानी, फिर सुखाना, फिर गर्म, फिर पानी, फिर सुखाना। तो ये लगातार चलते चलते वो चट्टान इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो टूट जाता है। तो यहाँ तक का तो प्रक्रिया समझ में आता है कि गिरते हैं, पड़ते हैं, कई टुकड़े होते हैं उनके, और धीरे धीरे उनका बुरादा पाउडर की तरह वो कन्वर्ट होने लगते हैं। अब आते हैं जीव क्या करता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। जैसे समझ लीजिए अर्थवर्म को समझ लेते हैं, केचुए को। केचुआ मिट्टी खाता है, तो वो मिट्टी को खाता है और मिट्टी ही निकाल देता है, यानी कि उसका और जो तत्व है वो और महीन कर देता है, और लगातार इस तरह से डिकम्पोजिशन चलते रहते हैं, उसको और वो खाद के रूप में कन्वर्ट करते रहते हैं। आप और भी चीज़ों को देखें तो जब सिंपल वे में समझिए, जैसे समझिए बहुत सारे मवेशी हैं, गाय गोरू खेतों में चर रहे हैं या पहाड़ों पे चढ़ते, तो उनके जो खुर होते हैं ना, पैर,
वो भी लगातार उसके ऊपर चलते हैं, ठप 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 मारते रहते हैं, सदियों से चला आ रहा होता है, वो चारागाह हो जाता है। तो वहाँ भी लगातार उनके पैर पड़ने से चट्टानों में दरार आते हैं और वो उस तरीके से टूटना शुरू कर देते हैं। तो जीवों का भी अपना योगदान होता है मिट्टी को बनाने में, ठीक है। तो ये 4 लोग मिलकर मिट्टी को बनाने की जो प्रक्रिया है वो बनाते हैं, यानी कि पृथ्वी की वो ऊपरी परत जिसमें बड़े, छोटे, मध्यम, कार्बनिक व अकार्बनिक मिश्रित कण पाए जाते हैं और उसी को हम सॉइल या मिट्टी या मृदा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं इन द सेंस भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। भूकंप किसी भी जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स, आप लोग भूकंप जब आता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी जो है, जो प्लेट्स होती हैं, ज़मीन जो है वो हिलने लगती है। अक्सर जापान में बहुत आता है भूकंप। इस बात को भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है, तो आप उसका उत्तर देंगे जापान। क्यों जापान? क्योंकि जापान जो है वो एक द्वीप है और उसके समुद्री जो सीमाएँ हैं वहाँ से कई सारे ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं वो पास करते हैं और लगातार उनके कंपन से उनके विस्फोट से भूकंप जापान में आता रहता है। अब समझिए कि अगर कोई भूकंप बार बार आए किसी जगह पे या क्षणिक मात्र के लिए भी आए, तो जो चट्टान है वो आपस में टूटेंगे और उनके टूटने से लैंडस्लाइड होगा यानी कि भूस्खलन होगा। फिर चट्टान ऊपर से टूट के बड़े रोलर कोस्टर की तरह जो पत्थर होंगे वो लुढ़कते हुए नीचे आएंगे, टूटेंगे, फूटेंगे और फिर वो प्रक्रिया में आ जाएंगे, लगातार धीरे धीरे उस प्रोसेस में आएंगे। इसी तरीके से ज्वालामुखी में भी होता है। ज्वालामुखी यानी कि कोई एक चट्टान, ठीक है, जैसे समझ लीजिए कोई एक चट्टान है, इसके ऊपर का हिस्सा जो है, जो टोपी होता है, टोपी, वो फूट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है और उसमें से जो राख और जो लावा निकलता है ये ऊपर से बह कर आते हैं इसके ऊपर। मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो लावा निकलता है, देखिए पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच यानी कोर में मैग्मा होता है, मैग्मा। ये मैग्मा एकदम समझ लीजिए मॉल्टन रॉक्स है। मॉल्टन रॉक्स का मतलब हुआ तरल पदार्थ, चट्टानों का एक तरल पदार्थ है, ठीक ना। चट्टान बाहर आते हैं तो सूख के कड़क हो जाते हैं, मगर पृथ्वी के गर्भ में वो एकदम जूस की तरह होते हैं, जेल की तरह, और उसको कहते हैं मैग्मा। जब ये मैग्मा धीरे धीरे रास्ता पाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे कुकर में सीटी बोलता है तो सीटी उड़ जाता है ना, सुई उड़ जाता है कभी कभी, उसी तरीके से समझ लीजिए ये कुकर है और ये गैस का जो ये गुब्बार है ये ऊपर की तरफ आता है और इसकी सीटी बोल जाती है और वो बर्स्ट कर जाता है और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसे हम कहते हैं लावा, ठीक है। और यही लावा फिर ऊपर इस पहाड़ के ऊपरी परत पे फैलता चला जाता है और वक्त के साथ घिस घिस के ये जो है मिट्टी का रूप ले लेती है। तो मिट्टी भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। टूटने की प्रक्रिया हवा, जल, वर्षा तथा बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है, यानी कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रुकता नहीं है। क्योंकि अगर ये न सूर्य रुकता है, न जल रुकता है, न हवा, न जीव, ये सब लगातार जब हैं तो ये प्रोसेस भी लगातार चलती रहती है और इसी तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग सॉइल फॉर्मेशन के बारे में जाने हैं कि इसके बनने में कितना समय लगता है, कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन इस निर्माण में सहायक हैं, कैसे बनता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो उसे शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि भारत की भौगोलिक संरचना के आधार पे भारत में अलग अलग मौसम हैं, हर जगह का अपना वर्षा वितरण है, अलग भौगोलिक संरचना है। तो इस आधार पे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जी हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है, उसने भारत के भौगोलिक संरचना, जलवायु, मौसम यानी कि और वर्षा के वितरण के आधार पर हर मिट्टी की अपनी एक खासियत होती है, उस खासियत को देखते हुए, उस विशेषता को देखते हुए, उसके रंग, रूप, टेक्सचर, हर चीज़ को समझते हुए 8 अलग अलग टाइप्स में उसको डिफाइन किया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो 8 हैं, ये 8 कौन कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली यानी कि रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय और दलदल युक्त मिट्टी।
8 प्रकार के मिट्टी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हर क्लास के लिए एक मिट्टी का टॉपिक लिया जाएगा, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।